गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। मैं अक्सर आप लोगों के फ़ोन से भावुक हो जाता हूं। अब हमने इंटरव्यू के फेस टू फेस मोड को बंद कर दिया, लेकिन फिर भी लोग को ऐसा लगता है कि अगर मैं पैसा दे दूं तो सर क्यों नहीं कराएंगे। तो मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ समय और सीमा रेखा की मर्यादा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपने एडमिशन लिया या नहीं लिया वो अब बहुत मायने नहीं रखता है। मैं जो कुछ भी आज से पढ़ाऊंगा वो सारे गुरुओं के काम आएगा। इन क्लासों को ऐप पे तो चढ़े या ना चढ़े ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन ओपन वीडियो होगा जिससे आप हमारे स्टूडेंट ना भी हैं तो इसका फ़ायदा उठाएंगे। चलते चलते गुरुओं ने मुझसे आग्रह किया था 25 और 26 को कि सर एक बार फिर से ना थोड़ा सा रिवाइज करा दें पॉलिसीज़ को। तो मैंने उनके आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया। और कुछ लोग ऐसे थे जो स्पेशली 25 और 26 को ही फेस टू फेस के लिए आए थे। उसका पैसा उन्होंने पेटीएम के थ्रू दिया था। बहुत आग्रह पे इस निर्णय को हम लोगों ने किया था। तो उनकी भी एक बहुत बड़ी चिंता थी कि काश मैं पूरे सेशन को एंजॉय किया होता। तो मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल हतोत्साहित ना हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने यूपीएससी का रिटेन इतनी तमाम जवाबदेही और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी किया है, तो अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट है। इसलिए आत्मबल को कभी भी कमज़ोर ना होने दें और यह एहसास नहीं होने दूंगा कि आप किसी से भी पीछे हैं। खासकर श्वेता गुप्ता जी, 2 मीना गुरु माँ जिसको कह लीजिए, टोकस राठी जी, पवन जी और गगन जी, अंजलि गगन जी, इन लोगों को स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ, या मेरी बटुक मैडम कि मत घबराइए, आप ठीक से वीडियो देखिए और अभी भी कुछ नहीं गया। आप सब में एक इनबिल्ट पर्सनालिटी है और संघर्ष करके आप यहाँ तक आए हैं, तो फिर घबराना किस बात का। और मैं तो हूँ ही, मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ और पूरा एहसास कराऊंगा फेस टू फेस का। तो आज हम एक बार भारत के आधुनिक भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शिक्षा नीति को पर एक नज़र डालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले प्राचीन काल में कहीं ना कहीं भारत की शिक्षा दुनिया में और शिक्षा और भारत की शिक्षा में क्या अंतर है, तो लगभग इतिहास के 2 कालखंडों तक, यानी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत तक, भारत की शिक्षा का केंद्र बिंदु, पिवोटल पॉइंट्स कहाँ रहा, तो डिवाइन फोर्सेस को समझने में, दैविक चीज़ों को समझने में, जीवन में अतीत की असफलता, अतीत के कर्मों का प्रतिफल, रिजल्ट, वर्तमान को समझना और एक काल्पनिक अच्छे भविष्य की यात्रा में वर्तमान में निकल जाना, यानी एक फ्यूज करा देना एक पूरे टाइम फ्रेम को। ये बहुत बड़ा डिमेरिट रहा। पूरी दुनिया में यही ट्रेडिशन शिक्षा का देखने को मिलता है, इसका अपवाद मानव सभ्यता नहीं है। लेकिन बहुत पहले, 2500 वर्ष पहले, यूनानियों ने, खासकर जिसको अंग्रेजी में सुक्रेट बोलते हैं, हिंदी में सुकरात बोलते हैं, सुकरात स्कूल जिसके प्लेटो और अरिस्टोटल, अरस्तु शिष्य हुए, उसने शिक्षा को डिवाइन फोर्सेस से अलग किया और डे टू डे अलग होती चली गई शिक्षा वहाँ, और उसका प्रभाव पड़ा यूरोप में, खासकर मध्यकालीन यूरोप में, और उसमें भी ज्योग्राफिकली देखें तो पश्चिमी यूरोप में शिक्षा एक तार्किक दिशा को ग्रहण की
और उस तार्किक दिशा को ग्रहण करते हुए शिक्षा फिर भारत में भी प्रवेश कर गई। वहीं से तर्कवाद आया और हम भी उस दिशा में चल दिए। लेकिन आज भी हम इस द्वंद्व से मुक्त नहीं हैं, ना हम मुक्त हैं ना दुनिया मुक्त है। दुनिया में भी डिवाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, डिवाइन करिकुलम, डिवाइन सिलेबस पे एजुकेशन हो रहा है। अब कहाँ कितना हो रहा है ये ज़रूर चर्चा की बात हो सकती है, लेकिन ऐसा है। तो हमारा प्राचीन काल पूरा डिवाइन था। हाँ, उसमें 2 सेक्ट बने। वैदिक फेज में शिक्षा का बहुत छोटा स्वरूप था, लेकिन सामाजिक बुराई से शिक्षा मुक्त थी, यानी महिलाओं को शिक्षा से वंचित नहीं किया गया था, वो भी शिक्षित हो रही थी। वर्ग की रिजिडिटी उतनी नहीं थी, वर्ग केवल प्रोफेशनल पर्पस से उसका डिवीज़न हुआ था, इसलिए सबको शिक्षा मिल रही थी। हाँ, ये अलग बात है कि पेडागॉगी जो था वो वर्गानुसार था। ब्राह्मण को युद्ध कला भी सिखाई जाती थी और जीवन के और कुछ कर्मों को करने के लिए डिवाइन फोर्स के एग्जिस्टेंस को कोरिलेट करने के लिए उनकी पेडागॉगी थोड़ी अलग होती थी। क्षत्रिय की अलग होती थी, वैश्य की एग्रोवेस होती थी। तो इस ढंग का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मीडियम संस्कृत से शुरू हुआ, लेकिन जब आज से 2500 वर्ष पहले एक साथ इंडो गंगेटिक प्लेन में 62 क्षत्रिय राजकुमार का इमरजेंस होता है और वो लोग कहीं ना कहीं डिवाइन एक्टिविटीज़ के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, जिसको सोशियो इकोनॉमिक विद्रोह करते हैं, सामाजिक और आर्थिक विद्रोह होता है, और वो खुद को नास्तिक डिक्लेयर करते हैं और उनके शिक्षा का स्वरूप बदलता है। लेकिन वो भी उस डिबेट से मुक्त नहीं कर पाते हैं कि संसार को किसने बनाया, जीवन के अस्तित्व का क्या मतलब है। तो ये एक तरह से ये भारत के लिए उससे एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि दुनिया में अध्यात्म और योग में हमारी शिक्षा और हमारी पेडागॉगी अनपैरेलल वर्ल्ड में है, जिसको हम सब के ज़माने में योग को दुनिया ने स्वीकारा है। हमारी आध्यात्मिक चेतना को भी संसार उसका लोहा मानती है। तो ये रूप रहा। उसके बाद उत्तर वैदिक काल से आके शिक्षा में सोशल चेंजेस आने लगा। शिक्षा बहुत कन्फाइंड हो गई टुवार्ड्स क्लास। उसके बाद धीरे धीरे हुआ कि हायर एजुकेशंस या वेदास के बाद उपनिषद का ज्ञान, अरण्यक का ज्ञान पर्टिकुलर वर्ण के लिए हो गया, वर्ग के लिए हो गया, और कॉमन लोगों के लिए कॉमन चीज़ें हो गई। स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा मूवमेंट वैदिक काल से ही चालू होता है। हम देख रहे हैं कि लेदर के गुड्स का यूज होने लगा था वैदिक काल में, कॉटन का ढेर यूज होता था, वूलन यूज होता था। तो शिक्षा को डे वन से ना उसको संगत मिली हुई है स्किल की, तो साथ साथ चलता रहा। गुरु शिष्य परंपरा एक खास फेज, आज की शिक्षा नीति की तरह ये नहीं था कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एजुकेशन को नहीं माना गया। एक खास एज तक, डेट इज़ कॉल्ड द ब्रह्मचार्य, एज ऑफ द ब्रह्मचार्य 25 वर्षों का माना गया। तो हालांकि वो टेक्निकली 15-16 वर्षों का ही था। तो उस काल में केवल शिक्षा, उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन की चीज़ें और अलग फिर शिक्षा प्रवेश करती थी उनके जीवन में, लेकिन दूसरे रूप में। फिर डिवाइन टुवार्ड्स डिवाइन पावर का की साधना करना ही शिक्षा का मूल ध्येय उद्देश्य रह गया। मुस्लिम काल में जो इंडोलॉजिकल सिस्टम एजुकेशन का था उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, वो चलता रहा। और उन लोगों की एक अपनी पद्धति आई, मकतब और के माध्यम से प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत हुई, और पैरेलल उनका भी सब्जेक्ट धर्म, कौशल, कला रहा। बहुत सारे कला में उन्होंने ऐड ऑन किया, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ नहीं थी उसको और बहुत कायदे से उसको लगाया। तो इस ढंग से हम उत्तर में, दक्षिण में
तमिल संगम लिटरेचर्स में देखते हैं कि उसका डिस्कोर्स, उसकी सारी बातें ये बताती है कि शिक्षा सदैव अपने अस्तित्व में रही है और इस पे पूरा ध्यान दिया गया है। हाँ, इन टोटल अगर हम कहें तो मास एजुकेशन का रूप नहीं था। अंग्रेज के समय एक रिपोर्ट है, एक आईसीएस ऑफिसर का, विलियम एडम्स की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट बहुत आँखों को खोलने वाली है। वो रिपोर्ट कहती है कि बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भारत के हर गांव में स्कूल था और मुस्लिम सोसाइटी में हर जगह मकतब था, हर जगह मदरसा था और गांव के लोग यानी सोसाइटी के फंड से उस सिस्टम को चलाया जा रहा था। शिक्षा के लिए, ज्ञान बांटने के लिए धन की बात नहीं थी। शिक्षक पैसे के लिए शिक्षा नहीं देते थे। हाँ, उनके जीवन गुजर बसर के लिए कलेक्टिवली लोग दे दिया करते थे, जिसका स्वरूप आज भी गांव में देखने को मिलता है। तो इस ढंग से शिक्षा बनी और बड़े बड़े शहरों में, जैसे पुराने शहर थे, वहाँ अच्छा हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ था। और बीच बीच में आप देखते हैं कि हायर एजुकेशन में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इन सब जगहों का नाम है, अलग हायर एजुकेशन के लिए था। लेकिन उसको भी हम मास एजुकेशन नहीं बनाएंगे। हम ये बता सकते हैं कि हम इस प्रकाष्ठा पे गए और विज्ञान की भी शिक्षा हुई, आखिर बड़ा मीर आर्यभट्ट थे, साइंस की शिक्षा हुई, चिकित्सा की हुई, जो भी समाज की ज़रूरत थी उस हिसाब से शिक्षा चली। लेकिन वो मास एजुकेशन नहीं थी और कोई एक बहुत एस्टैब्लिश सिलेबस नहीं था, करिकुलम नहीं था। लोग अंडरस्टैंडिंग से एजुकेशन को रिलेट कर रहे थे। बस इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आपसे रिटर्न पूछ नहीं रहा है। मोटा मोटी को रिलेट आप कर सकते हैं। एक घटना हुई कि हिंदुस्तानी ताकतें कमज़ोर हुई, मुग़ल शक्ति कमज़ोर हुई और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ व्यापारियों का प्रवेश हुआ, एक कंपनी का प्रवेश हुआ। द नेम ऑफ दिस कंपनी इज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसने पहले पलासी को जीता, उसके बाद बक्सर को जीता और बंगाल पे उसने कब्जा किया। और जो कब्जा किया वो वारेन हेस्टिंग्स बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। उसके बाद जो मनोदशा थी इन लोगों की कि डर रहे थे, क्योंकि ठीक जिस समय ये भारत में इन कर रहे हैं, एक बड़ा उपनिवेश मिलने जा रहा है और एक उपनिवेश इनके हाथ से जा रहा है, अच्छा खासा बड़ा उपनिवेश जा रहा है। वो कोई और नहीं, अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई और अमेरिका का स्वतंत्र होना और भारत का गुलाम होना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अमेरिका स्वतंत्र हो रहा है और हम गुलाम हो रहे हैं। तो ये लोग बड़ा संभल के शिक्षा के प्रति, चूँकि अमेरिका के कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में आपको कई बार क्लास में बताए हों कि थॉमस पेन की बहुत पतली किताब कॉमन सेंस का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ऐसा लगा कि शिक्षा के डेवलपमेंट के चलते जो हम लोगों ने कराया, उसका प्रतिफल हमें ये मिला, उसका काउंटर रिजल्ट ये आया कि हमारे हाथ से अमेरिका चला गया, इसलिए हम भारत को नहीं जाने देंगे। तो शिक्षा के प्रति ये न्यूट्रल रहे, जो सिस्टम चल रहा था चलता रहा। लेकिन ये तय है कि शिक्षा को कोई दबा नहीं सकता है, कोई भी सत्ता शिक्षा को नहीं दबा सकती है, कोई भी शक्ति। चूँकि शिक्षा किस चीज़ को पूरा करता है, ये समय की मांग को फुलफिल करता है, डिमांड ऑफ टाइम। जब डिमांड ऑफ टाइम फुलफिल नहीं होगा तो सोसाइटी के अंदर जो आंतरिक गतिशीलता है, इंटरनल डायनामिज्म है, वो फेल करेगा तो सोसाइटी के सारे फंक्शंस फेल करेंगे। तो अल्टीमेटली उस व्यापारी जो व्यापार कर रहा था उसे भी लॉस होता। तो धीरे धीरे उसने कलकत्ता मदरसा में, चूँकि खुद भी जो लोग भी थे फौज में, वो यहाँ के संस्कृति को सीखना चाह रहे थे, तो नदिया स्कूल में जाके उन्होंने संस्कृत सीखा बंगाल में, और कलकत्ता मदरसा में उन्होंने अरबी और फारसी का ज्ञान लिया, ताकि लॉ बुक पढ़ने को
क्या है चीज़ों को समझने के लिए। प्रत्यक्ष सरकार में वो नहीं आए, इनडायरेक्ट सरकार उन्होंने बनाया बंगाल के नवाबों को आगे रख के, और सीखा। तो सीखने के क्रम में सबसे पहला ग्रांट दिया गया कलकत्ता मदरसा को, वो 1780 में दिया गया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और उसके बाद वहाँ पे सारे धर्मशास्त्र के जो मुस्लिम, चूँकि मुस्लिम के पास सत्ता थी, तो जितने मुस्लिम चीज़ें, कुरान, हदीस, उसके लॉ, पर्सनल लॉ, इन सारे चीज़ों का ट्रांसलेशन चालू हुआ इंग्लिश में, और लोग समझने उसको लगे। आज वो जगह आज भी अस्तित्व में है, लेकिन वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, आलिया विश्वविद्यालय है, कहीं कुछ गया नहीं है। अक्सर एग्जामिनर या इंटरव्यूअर कंफ्यूज कराता है कि अच्छा कलकत्ता मदरसा आज क्या है, तो आज एक यूनिवर्सिटी है, आलिया विश्वविद्यालय। उसके बाद ठीक काउंटर बनारस का जो रीजेंट था, कमिश्नर था, जोनाना डंकन, उसने बनारस के अंदर संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। और जैसे ही कलकत्ता मदरसा शुरू हुआ, एक बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति जो संस्कृत भी पढ़ा, बहुभाषी व्यक्ति था, बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर था, भाषाविद था, तो उस ऑफिसर ने, चूँकि उस समय वो जज था और वो कोर्ट एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ही थी, तो उसके जज ने 1744 पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, पहले तो एशियाटिक सोसाइटी 5-6 बार इसके नाम बदले, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और उसमें था कि जितने भी इंडोजेनस लिटरेचर हैं उस सबको इकट्ठा किया जाए, और उस सबका अनुवाद शुरू हुआ। वही टीम है जिससे हिंदी का भी विकास उसी समय होता है, और उर्दू का भी। वो भारतेंदु मंडली का योगदान है उसमें, चाहे इंसा खां का हो, प्रताप नारायण मिश्रा का हो, सारे लोग उसमें लगे, दाल दलिया की अच्छी व्यवस्था होने लगी, और एक इंटेलेक्चुअल फोरम तैयार हुआ। आज भी वो जगह देश की सबसे प्रतिष्ठित लाइब्रेरी है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, जो देश की पूरे लाइब्रेरी सिस्टम को देखती है। और उसके बाद 90s में, 1790s में कलकत्ता वो ये संस्कृत कॉलेज खुल गया बनारस में। और उसके बाद थोड़ा आप लोग से गुजारिश है कि कहीं किसी को PDF मिलने में लेट हो जाए, कल संडे है, मनीष जी छुट्टी पे हैं, बहुत लोगों का 30 से है, तो थोड़ा स्लो भी पढ़ा रहा हूँ, लिख भी लीजिएगा जो पॉइंट ज़रूरी है, और बार बार सुनिएगा। उसके बाद ये था कि 1791 में जो संस्कृत कॉलेज खुला, वो उसमें जो पेडागॉगी यूज़ किया गया वही कानून और दर्शन का। बेसिकली ये दोनों रिलीजन के जो अपने पर्सनल लॉ हैं उसको समझना चाहता था वो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे मनुस्मृति के ऊपर जो कुछ भी बाद की कमेंट्री है, जैसे वो 2 भागों में बढ़ती है। पश्चिम भारत के लिए मिताक्षर है, जिसको इंग्लिश वाले मिताक्षरा बोलते हैं, विज्ञानेश्वर का। बंगाल और नॉर्दर्न इंडिया के लिए जिमुत वाहन का दया भाग है, जिसको भारत सरकार ने भी माना, और उसी के आधार पे हिंदू कोड बिल में सारी चीज़ों को लाया गया। तो दोनों कमेंट्री है मनुस्मृति के ऊपर, उन चीज़ों को पढ़ा गया, और आजकल ये अस्तित्व में है। ये भी एक संस्कृत, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में बनारस के अंदर, इसका भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में अस्तित्व है। अब हुआ क्या कि 1765 तक कंपनी बिल्कुल भारत के में अपना रिलीजियस एक्टिविटीज़ को किसी को स्प्रेड नहीं करने दे रही थी, बड़ी संभल गई थी। संभलने का कारण बता ही रहा हूँ कि कई जगह उधर युद्ध हो रहे थे, और इधर शांति से इस खजाना को ये लोग बचाना चाहते थे। भारत में भी युद्ध चालू हो गया, और औपनिवेशिक शक्ति आ गई। फ्रांस से युद्ध हुआ लंबा, डच से हुआ, पुर्तगीज़ से हुआ, ये सब लोग भारत में आए थे। सबका अस्तित्व रहा भी बहुत दिनों तक, आज़ादी के साथ ही सबका खत्म हुआ। भले ही इलाका छोटा हो गया, जैसे फ्रांस का पुडुचेरी रहा, गोवा पुर्तगीज़ के पास रहा, डच पहले भगा दिए गए। लेकिन अब उसका परिणाम ये हुआ
कि क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो उपनिवेश के साथ चल देती थी। पूरा अमेरिका में उसने क्रिश्चियनिटी को फैलाया, बना ही दिया, पूरा ट्राइबल कल्चर को क्रिश्चियन कल्चर में बदल दिया रिलीजन। भारत में भी वो लोग घुस गए और कंपनी और उसके बीच बड़ी लड़ाइयाँ हुई। वो कहते थे मैं शिक्षा के उद्देश्य से आता हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मांतरण शुरू कर देते थे, उससे कंपनी को दिक्कत होने लगी। ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पर सवाल उठा और सारे लोग, चूँकि पैसा स्टॉक एक्सचेंज से लगा था, पार्लियामेंट में प्रेशर बना कि नहीं भाई आप कंपनी को इजाज़त दें। चूँकि कंपनी रिलीजन ट्रांसफ़र को तो डायरेक्ट नहीं स्वीकारे, लेकिन ये तो कहा कि ये लोग वहाँ पर समझाएंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे, और आप लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल अशिक्षित हैं, तो जितना तो एक सिविल सोसाइटी बनेगी और जिससे हमको रूल करने में फ़ायदा होगा। तो उस प्रेशर का परिणाम हुआ कि जब 1813 में 1813 में जो एक चार्टर एक्ट इनका आने लगा 1772 से ही चार्टर एक्ट आने लगा। हर 10 साल पे उसका लेखा जोखा ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश करती थी कंपनी, बताती थी। फिर कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते थे क्या हुआ, क्या सुविधा देनी चाहिए, क्या कर्टेल होना चाहिए। तो उस प्रेशर का परिणाम हुआ कि पार्लियामेंटेरियंस की आवाज़ को भी शांत करना। केवल ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरी को परमिशन मिला कि वो भारत में जाके शिक्षा दीक्षा का काम कर सकते हैं, जो उनका डिक्लेयर एजेंडा था, बट हिडन एजेंडा उनका था कि धर्म परिवर्तन करना। इसी के चलते बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट हुए इस खेल में, तो केवल उनको मिला। और उसके साथ हुआ कि भारत को भाई उसके टैक्स ले रहे हैं, तो हम हर साल कम से कम 1 लाख रुपया जो टैक्स कलेक्ट हुआ था इंडिया का, वो उनके डेवलपमेंट पे, मेंटल डेवलपमेंट पे खर्च हो। तो 2 टॉपिक उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि इस पैसे को खर्च करो जाकर कि लिटरेचर का रिवाइवल हो और साइंटिफिक नॉलेज को एमॉन्ग द लिटरेट इलीट इंडियंस और जो भी ब्रिटिशर्स भी हैं उन लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट का बनाया जाए, साइंटिफिक चीज़ों से अवगत कराया जाए। क्लॉज नंबर 43 में इस बात को रखा गया, किसमें? चार्टर एक्ट 1813 में। बहुत दिन तक ये अनकोड रहा, पैसा भी मिला, मिक्स था, बजट उतना क्लियर नहीं था, इस पैसे पे किसी की नज़र नहीं गई, खर्च ही नहीं हुआ बजट। बट आफ्टर सच ए लॉन्ग गैप, जब 1835 में घटना होती है कि पहला एक व्यक्ति को कंपनी अपॉइंट करती है और उसको गवर्नर जनरल के काउंसिल में उसको विधि विशेषज्ञ के रूप में, लॉ एडवाइजर के रूप में कंपनी एंट्री देती है। 1935 में 34 में ही 1834 में ही उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, 1834 में। और वह व्यक्ति विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल है, थोड़ा सा समझदार और भारत के प्रति कई चीज़ों को लेके वो संवेदनशील है। लेकिन धोखे से ना लोग समझ लें कि वो ओरिएंटलिस्ट है, बहुत सारी किताब लिखता है, नहीं बिल्कुल नहीं है, प्राच्यवादी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पाश्चात्यवादी है। तो वो आता है जब उस काउंसिल में लॉ मेंबर बन के, तो उसको पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का, लोक समिति, लोक निर्देशन समिति का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और यही कमेटी बहुत दिनों तक शिक्षा, हेल्थ को भी देखती रही। और उससे कहा जाता है कि आप इस चीज़ को डिफाइन करो, हमारे आका क्या चाहते हैं बॉसेस, कि 1 लाख रुपया कहते हैं कि 2 चीज़ों पे खर्च करो, नॉट डायरेक्ट एजुकेशन, लिटरेचर का रिवाइवल और साइंटिफिक नॉलेज को, डिफ्यूज़न ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज या स्प्रेड कराओ। उस व्यक्ति से हम सब डिसएग्री हो सकते हैं बहुत जगह, लेकिन कमाल का व्यक्ति है,
मॉडर्न इंडियन एजुकेशन कह लीजिए या साइंटिफिक सोच कह लीजिए या मॉडर्निटी कह लीजिए, उसका रियल एम्बेसडर वह व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने मात्र उस 2 वाक्य, बामुश्किल उसमें 48 से 52 वर्ड्स होंगे, उसको डिफाइन करता है 18,000 वर्ड में। और इसमें कोई एग्जरेशन नहीं है। मुझे, मैं बहुत शांत से लोगों को लंबे समय से कहता रहा हूं कि अगर किसी को भी ड्राफ्टिंग सीखनी हो, किसी को भी अच्छा निबंध लिखना हो, या कोई बच्चा सुन रहा हो सिविल सर्विस वाला आंसर लिखना हो, उस चिट्ठी को 10 बार पढ़ी जानी चाहिए। है, नेट पे है, विलियम बेंटिक की चिट्ठी, सॉरी लॉर्ड मैकाले की चिट्ठी है। और देखो कि कैसे चीज़ों को कितना तार्किक लेखन किया जा सकता है। लगता है कि हाँ भाई, अरिस्टोटल ने कुछ दिया पश्चिम को, फ्रांसिस बेकन ने दिया, फ्रांसिस गेवन ने दिया। दिखता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी क्या हो सकता है। अब उसने जो चिट्ठी लिखी, उसने जो उस रिपोर्ट को बनाया, उस रिपोर्ट में 3-4 बातें हम सब इंडियन को बहुत गौर करनी चाहिए। पहला सवाल उसने कहा कि हिंदुस्तान के पास बौद्धिक दिवालिया कंट्री है, बैंक्रप्सी है, मेंटल बैंक्रप्सी। कहा है भाई, तो जितने एक सेल्फ में ब्रिटेन के किसी अच्छे पुस्तकालय का या कॉलेज का सेल्फ में जितनी अच्छी किताबें हैं, दर्जन भर किताब भी सेल्फ में नहीं हो सकती है, और पूरा इनका अरबिक मतलब मुस्लिम लिटरेचर की बात ये कर रहा था हिंदुस्तान, और पूरा इनका संस्कृत लिटरेचर से बेहतर है। दूसरी बात, वो अपने फादर को चिट्ठी लिखता है, जो इसमें वो कहता है कि हमें करने दो, अंग्रेजी शिक्षा को मैं ला रहा हूं, देख लेना ये मूर्ति पूजक भूल जाएंगे। मतलब एक तरह से उसने गलतफहमी पाली कि जिस देश का लगभग 5,000 वर्षों का इतिहास है, वैसे भी अगर हम हड़प्पा से भी काउंट करते हैं तो लगभग 4,000 वर्षों का इतिहास बनता है। उस इतिहास, इतने बड़े इतिहास को उसे ये गुमान था कि मेरी इस सोच से खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे 2 बातें कहना आपको चाहूँगा कि मैं बिल्कुल नहीं इस बात से घबराया। हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों लिखा। हम बोले सोचिए, हर दिन मैकाले को पानी पी के इस देश में गाली बका जाता है, लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की जानने को कि मैकाले ने ऐसा क्यों लिखा। चूंकि उसके पास रिसोर्स ही बहुत कम थे। जो अर्ली फेज में थोड़ा जाना होगा कि एशियाटिक सोसाइटी में जो चीज़ें ट्रांसलेट हुई वो निहायत ही हमारी पौराणिक साहित्य थी, जो इस देश की बर्बादी के लिए पर्याप्त है। पौराणिक साहित्यों का ट्रांसलेशन उसे मिल गया, 18 पुराण का मिल गया, उसे धार्मिक किताबों का ट्रांसलेशन मिला। वेद की गहनता को समझ नहीं पाया, उपनिषद की गहनता को, कुछ उसके भी पार्ट्स मिले, कुछ इस ढंग के किताब मिले। उसको कोई सेकुलर मिजाज की चीज़ नहीं उस समय तक अनुदित हुई थी किसी भी भाषा में। चूंकि स्वयं चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो दुनिया के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहला पितृ बुक, फादर फिगर बुक है, वो 19वीं सेंचुरी में डिस्कवरी हुई है, 1905 के बाद। उसे नहीं मिला था बुद्धिस्ट लिटरेचर का कोई भी नॉलेज, चूंकि खरोष्टी लिपि पढ़ी ही नहीं गई थी। खरोष्टी लिपि ठीक उसके चिट्ठी लिखने के 6 महीने बाद प्रिंसेप ने, वो बनारस में था, एक वहाँ पे सिक्का ढालने का काम हो रहा था, तो युवा लड़का वहीं पे सारनाथ में देखा और खरोष्टी लिपि को पढ़ा और डिकोड किया पूरा अशोका मौर्य साम्राज्य को। कनिंघम नहीं आया था, कनिंघम की चीज़ें मतलब नॉलेज में नहीं आई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का, या फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ें उसके नॉलेज में गई ही नहीं थी। तो जो नॉलेज था उसके
बड़ी सीमित ज्ञान था, इसलिए ऐसा लिखा। और एक महान धर्म का वो अनुयायी था। उसी धर्म के प्रवक्ता ने या संस्थापक ने कहा था कि ये अज्ञान है, इन्हें माफ़ कर देना, हमें सूली पे चढ़ा रहा है। तो लिखने की ज़रूरत थी उसके खिलाफ, कस के कि आने वाली पीढ़ी समझती कि क्या मतलब सोर्सेज की कमी से कैसे, या कोई आदमी अपने ही औकात से किसी चीज़ को डिफाइन करके कैसे बर्बाद कर सकता है। लेकिन मैं तमाम किताबों को पढ़ता हूँ, ये मेहनत किसी ने नहीं किया है। ये शिकायत है पूरा शिक्षा जगत से कि बताना चाहिए आने वाली पीढ़ी को कि उसके सोर्सेज ही कम थे, वो बेवकूफ़ था, इसलिए उस बेवकूफ़ को माफ़ किया जाए। रही चिट्ठी वाली बात, फादर को लिखा, वो समझा ही नहीं, पौराण को धर्म समझ लिया, हंसी उसको आई होगी। वो सोचता होगा कि समुंदर से मक्खन निकलता, बोलता था कि अजीब लोग हैं ये। कहते हैं समुंदर का मंथन हुआ तो मक्खन निकला, तो औरत निकली, हाथी निकला, तो बात तो सही उसने उठाया। तो सोचता था कि ये कहानी गल्प खत्म हो जाएगा, विज्ञान जब अपना पूरा ताकत पसारेगा तो हम खत्म कर देंगे, क्योंकि उसके पास तो जेम्स वाट था, उसके पास तो कारखाने और मिल तैयार हो रहे थे, तो बिल्कुल उसको समझ में बात तो आ रही थी। लेकिन वो चूक गया। इस भारत के, उसे पंचतंत्र का कोई भान नहीं था कि यहाँ पंचतंत्र से ट्रेनिंग होती थी, तो वो इसलिए ऐसा कर गया। लेकिन फिर भी हम मैकाले को नहीं भुला पाए। क्या नींव डाला उसने शिक्षा को, क्लियर कट। आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं वक्त के, नई शिक्षा नीति 2020 आ चुकी है, और आज भी वो शिक्षा नीति बिल्कुल फ्रैगमेंटेटेड है। दो धारी, टू साइड्स उसके निकलते हैं। आज भी दिखता है कि मैकाले ने दोहरी शिक्षा की कल्पना की थी। एक शिक्षा जो दाल दलिया के लिए है, एक शिक्षा जो दाल दलिया के लिए है, जिसमें शिक्षा सह स्किल आ जाता है, और एक शिक्षा है जो जीवन में शिखर पर पहुंचने के लिए। वो शिक्षा का रास्ता भाया मैकाले ही जाता है। कोई इस चीज को नहीं काट सकता है कि लाख आप चिल्ला लें, बगैर अंग्रेजी के ये देश इतना आगे नहीं बढ़ा है, ना आगे बढ़ेगा। तो शिक्षा दो भागों में उसी दिन बट गई, और आज तक ये खाई जो है, ये पैरेलल इतना है कि कभी दो पैरेलल समानांतर रेखा के तो ये गुण ही हैं कि कभी मिलते ही नहीं। 1% पॉपुलेशन उसको एंजॉय करके 4th जनरेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एंजॉय करेगा, नो डाउट। पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है और बजेगा। हर देश में हम ही होंगे, लगभग 20 से 25 देश में तो हमारे यहाँ के शासनाध्यक्ष होंगे, और एक तबका ऐसा भी होगा जो अभी भी कुछ नए इनोवेशन के रिक्शे को चलाएगा, ठेला चलाएगा, कुछ करेगा। तो ये बंटवारा देखने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो विलियम बेंटिक ने उसके सारे बात को मान लिया और क्लियर कट कह दिया कि अंग्रेजी शिक्षा ही चलेगी, हमें ऐसा शिक्षा चाहिए कि हमारा सिस्टम चल सके, हमें बाबू चाहिए। इसीलिए इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं, मतलब ऊपर से छान कर नीचे भेज देना, जैसे हम चाय छानते हैं। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी से वो शिक्षा चालू किया, और बंद किया जितने वजीफा और मदरसे और संस्कृत कॉलेज को पैसे मिल रहे थे, कहा कि नहीं, चलाना है अपने पैसे से चलाओ, ये कहानी नहीं चलेगी। इसके बाद एक और मिनट्स आता है ऑकलैंड का, जो गवर्नर जनरल बन के 1837-38 में आता है। उसका मिनट्स जो है, मिनट्स माने जो उसने प्रस्ताव लिखा 1800 वर्ड का, वही दैट इज कॉल्ड मिनट्स। चूँकि ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज है कि किसी चीज़ पे पूरा डिस्क्रिप्शन देना मिनट्स है, वो थोड़ी सी चालाकी भरी है, वो थोड़ा शिथिल पड़ता है, स्लो डाउन होता है वो, उसके भी पीछे कारण है। एक और टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। वो टर्म क्या है? तो ओरिएंटलिज्म और एंग्लिसिज्म। ओरिएंटलिज्म जिसको प्राच्यवाद कहते हैं, या पूरब की बात आप कह सकते हैं, और एंग्लिसिस्ट वो थे जो पश्चिम की बात करते थे।
पश्चिमीकरण की बात कर सकते थे, पश्चिमी सभ्यता कह सकते हैं, पूरब की सभ्यता भी कह सकते हैं। दो स्कूल डे वन से हिंदुस्तान में आ गया, यानी हमारे चीज़ों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, हमारी चीज़ों के प्रति इम्पैथी रखने वाले और हमारी चीज़ों से नफरत करने वाले। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मेहनतकश लोग थे, ओरिएंटल पावर को समझा। और टिल डेट ये डिबेट है ओरिएंटलिज्म का। एक कभी टाइम मिले तो बहुत खूबसूरत किताब है, एडवर्ड सईद की, फिलिस्तीन के रहने वाले थे, गुजर गए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में थे। उन्होंने लिखा है ओरिएंटलिज्म। ये डिबेट आज तक चल रहा है। चूंकि ये डिबेट मूलतः सांस्कृतिक डिबेट बन चुका है, और संस्कृति सच अर्थों में डिबेट की चीज़ नहीं होती है। किसी की भी संस्कृति की आप न तुलना कर सकते हैं, न उस पर अंगुली उठा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो संस्कृति बनने के प्रोसेस से आप अलग हैं। तो हुआ क्या कि ये डिबेट खड़ा हुआ। डिबेट, एक मिनट, हाँ, तो इस डिबेट में शुरू से कंपनी के लोग थे। अब वॉरेन हेस्टिंग्स खुद प्राच्यवादी था, हमारी चीज़ों से प्रभावित था, उसने भी सारी चीज़ों को पढ़ा। विलियम जोन्स, उन्होंने देखा। वो आईसीएस ऑफिसर विलियम एडम, वो था। जेम्स प्रिंसप, उसने अशोका के अभिलेख को पढ़ा। कनिंघम, आर्कियोलॉजी सर्वे का फादर। उसके बाद एक और बहुत बड़ा आदमी का नाम लेना चाहूँगा, यंग लड़का, मेजर रॉबर्ट गिल। ये फौजी था। बड़ी अजीब कहानी है। ऐसे सभ्यता में किसी चीज़ को या शिक्षा में नकारना नहीं चाहिए। ये मेजर रॉबर्ट गिल के बारे में जो कोई भी जानेगा उसके आंख में आंसू आएगा। यह यंग लड़का भिल से कन्फ्रंटेशन ब्रिटिश आर्मी की हो गई बॉम्बे के पास। उसके पीछे इन लोगों ने रेड किया। रेड करने के बाद एक जगह इनको दिखी गुफा, वो कोई और जगह नहीं थी, अजंता एलोरा की गुफा थी। 27 वर्षों तक इस लड़के ने पूरा पेंटिंग का नकल किया। 27 ईयर तक ले गया इंग्लैंड। बहुत शौक से उसे लगाया गया, लेकिन आग लग गई। लगभग 1836 में, 1866 में आग ही लग गई पूरे बिल्डिंग में, इंग्लैंड में, और सारा ध्वस्त हो गया। फिर भी इसका जीवन देखिए, बूढ़ा हो चुका था, कम बैक इंडिया, और फिर उसको बनाना शुरू किया। लेकिन 1 साल में ही प्रकृति ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। फिर उसके दोस्त ने उस काम को पूरा किया, फिर लगाया गया बहुत अच्छे जगह पर ब्रिटेन में, फिर उसमें आग लग गई। लेकिन उससे पहले उसकी फोटोग्राफी हो गई थी, क्योंकि कैमरा प्रॉपर बन चुका था, तो बच गई। तो इस जीवट का आदमी था ये रॉबर्ट विल्किंसन। ये सारे लोग को भारतीय संस्कृति में बड़ी आस्था थी। और एक तरफ मैकाले से लेकर जॉन स्टुअर्ट मिल्स, और सारे लोग पश्चिमवादी थे घोर। तो फायदा हुआ कि विलियम बेंटिक की टीम कमजोर हुई, मैकाले गए वापस। ये थोड़ा सिर फड़ा भी था, प्यार में असफल भी हुआ था, और इसकी एक छोटी बहन थी जिसे बहुत प्यार करता था, वो भी गुजर गई। तो थोड़ा डिस्टर्ब भी मैकाले रहता था। तो जब चले गया तो ऑकलैंड के समय लाया गया कि नहीं भाई, वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी पैसा देंगे। वजीफा थोड़ा बहाल किया गया, लेकिन शिक्षा को मैकाले ही रूप में चलने दिया, थोड़ा सा तरजीह दिया, जिससे क्या हुआ कि दाल दलिया का साइड भी चल निकला। उसके बाद एक और घटना फिर होती है कि लगा एक बड़ा डायनामिक, फिर एक गवर्नर जनरल आया, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, जिसके समय 1850 में, तो उसने चार्ल्स वुड के अंदर एक कमेटी बनाई और कहा कि शिक्षा के ऊपर आप एक रिपोर्ट दो, ताकि समय की ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा में चेंज करें। लगभग ऑकलैंड के बाद 24-25 साल हो गए थे। तो 1854 में
वुडलैंड डिस्पैच आता है। डिस्पैच माने उसकी चिट्ठी, मतलब उसके पर्चे। उस वुडलैंड डिस्पैच में उसने कहा कि सारे जो हमारे 5 प्रोविंस हैं उसमें हम यूनिवर्सिटी खोलें और हायर एजुकेशन की शुरुआत करें। उसको भारतीय शिक्षा में मैग्मा कार्टा कहा जाता है। मैग्मा कार्टा एक विशेष अधिकार के संदर्भ में यूज होने वाला टर्म है, जो 13वीं सेंचुरी में इस वर्ड को यूज किया अंग्रेजों ने, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को पावर राजघराने से मिला था। तो मैग्मा कार्टा मतलब महाधिकार वाली, बहुत बड़े अधिकार वाला डिसीजन। और उसमें उस समय 70 लाख रुपया वार्षिक भारत की शिक्षा पे खर्च होने लगा था। तो वहाँ से शिक्षा की नीति थोड़ी सी बदली, लेकिन दुर्भाग्य कि 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, चीज़ें रुक जाती है। जब रिवोल्ट शांत हुआ, तो रिवोल्ट शांत होने के बाद, मतलब रिवोल्ट की शुरुआत हुई डलहौजी के समय आके रिवोल्ट हुआ, और फिर कैनिंग ने चीज़ों को संभालना शुरू किया, और देखा गया कि इस रिवोल्ट के अंदर क्या, इस मैग्मा कार्टा का क्या रोल है, क्या इसके चलते कहीं तो रिवोल्ट नहीं हो गया। तो देखा गया कि नहीं, इसका बहुत योग नहीं है, ये तो पूरा लागू ही नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसको लागू करें। इसके लागू करने की जो सबसे बड़ी मजबूरी थी कि सेना का रीस्ट्रक्चरिंग वो चाह रहे थे, क्योंकि सेना में सारे अपर कास्ट थे, राजपूत ब्राह्मण ही थे और कास्ट नहीं थे, तो और सारे रिवोल्ट में इन लोगों ने भाग लिया था। तो सेना में ओबीसी, दलित सबकी एंट्री वो देना चाह रहे थे, तो पढ़ा लिखा होना जरूरी था। तो बहुत तेजी से इस काम को इन्होंने किया। फिर आफ्टर दैट जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम अंग्रेजों ने उठाया, अब देखिए कि अब शिक्षा की कहानी आप मैग्मा कार्टा के आने तक ही ख़त्म कीजिए एक पेज, और ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कहानी है। 1857 के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत चला जाता है, और एक नए निज़ाम, नई व्यवस्था आती है। अब गवर्नर जनरल वायसराय कहने लगा, और फिर से इसको ढंग से चार्ल्स वुड रिपोर्ट को लगाया गया। उसके बाद एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बड़ा परोपकारी, फिलंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं, मिजाज का थोड़ा सा आदमी था, चूँकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की उसने कल्पना की है, रिपन ने भारत की शिक्षा को समझने के लिए बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी सर विलियम हंटर के अंदर 1882 में एक आयोग की स्थापना की। यही टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान की शिक्षा का। हंटर के सामने एक शिक्षित, महान, भारत का मतलब शिक्षा का भीष्म पितामह हम जिसे कहते हैं, बड़े गर्व से हर आदमी को उनकी पूजा करनी चाहिए। वो कोई और नहीं, ज्योतिबा राव फुले थे। फुले ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया हंटर के पास कि भाई टैक्स मेरा है और हमारे देश को, हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। खासकर दलित पिछड़ों की आवाज़ उन्होंने उठाई, बहुत बड़ा सजेशन दिया कि अलग स्कूल, कास्ट वाइज स्कूल, तमाम चीज़ों को देखने के बाद हंटर संवेदनशील और पढ़ा लिखा आदमी था, तो हंटर ने फिर उस चीज़ को समझा, और ये भी चाहते थे रिपन भी कि एक्सेलरेट किया जाए इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, त्वरित किया जाए। तो उसके सामने तीन बात रखी गई कि वुड डिस्पैच का पूरा स्टडी कीजिए कि क्या खोए क्या पाए, कहाँ काम अधूरा रह गया। समय के साथ जो कुछ भी खामियां, जो भी क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, उनका सॉल्यूशन बताइए, और इसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए। और साथ में ही ये 3 तो मोटा मोटी सरकार की ओर से 3 मापदंड रखे गए, और सबसे मेजर उसके दिमाग में इनका सवाल कौंध रहा था ज्योतिबा फुले का, कि इन्होंने मानवता के उस मतलब पक्ष को दिखाया था जहाँ पे आके भारत धीरे धीरे, भारतीय समाज जो महागंदगी के ढेर में फंस गया था जाति का, उस पे
फूले साहब की बात, तो सारी बात रखते हुए संवेदनशील व्यक्ति था। उसने क्या अनुशंसा की कि शिक्षा को आप लोकल बॉडी को दे दो, सरकार के हाथ में मत रखो, सरकार केवल सुपरविजन करे। लोकल बॉडी यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास दे दो पूरी ग्रामीण शिक्षा और म्यूनिसिपल बोर्ड के पास शहरी शिक्षा। तो बड़ी अच्छी हालत बन गई उसके बाद शिक्षा की। जितने ही बजट था कम, लेकिन शिक्षा बहुत डिसिप्लिन हो गई। दूसरा उसने कहा कि सेकेंडरी स्कूल को निजी हाथों में दे दो, उसका मैनेजमेंट निजी रहेगा और उसको कुछ ग्रांट दो। तो जो लोग भी समाज के अंदर कल्याणकारी लोग थे, आप देखेंगे तमाम स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, कायस्थ पाठशाला, ब्राह्मण विद्यालय, राजपूत विद्यालय, तमाम खुलते चले गए। समाज के सब लोग आगे आए। वैश्य समाज स्कूल, मतलब एक भीड़ लगी हाई स्कूल में, जो एक अच्छी बात सिद्ध हुई। इसको ग्रांट मिलने लगा, थोड़ा बहुत ये फीस से भी कमाने लगे, मास्टर लोगों को भी तनख्वाह मिलने लगी और शिक्षा बहुत अच्छी, जो आप कल्पना में बहुत लोग सोचते कि अंग्रेज की शिक्षा अच्छी थी, तो हंटर के समय थोड़ी ठीक हुई और बहुत पावरफुल इंस्पेक्शन सिस्टम चला। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात इसने कर दी कि हर जिले में एक मॉडल स्कूल, बिहार वाले जिसको जिला स्कूल के नाम पे जानते हैं, उत्तर प्रदेश वाले जीजीआईसी, मध्य प्रदेश वाले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या सेकेंडरी स्कूल, या दिल्ली में जो सेकेंडरी स्कूल का कॉन्सेप्ट है, राजस्थान, सब जगह हर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन चूंकि जो डायरेक्ट राजवाड़े के पास था, वहाँ ये काम नहीं होता था। बराबर याद रखिएगा, ये काम कहाँ हुआ, तो मात्र 5 जगह, यानी बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और उत्तर प्रदेश, साथ साथ पंजाब का कुछ इलाका, पटियाला और लाहौर का हटा दे तो यही 5 पे ये चीज़ें लगती थी। ये पूरे भारत में नहीं लगती थी। कभी ये शिकार न हो जाए कि पूरे, चूँकि 500 से अधिक तो देसी राज थे, वहाँ कोई लेना देना, उनकी शिक्षा व्यवस्था अलग थी, नकल जरूर करते थे यहाँ से। तो वो मॉडल स्कूल क्या करेगा कि हर स्कूल को ज़रूरत के हिसाब से फीडबैक देगा, जो कोई भी मदद की ज़रूरत होगी देगा। और वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत हो गई, महिलाओं को शिक्षा में प्रवेश मिला और कहा गया कि सरकारी नौकरी शिक्षितों को दो, क्योंकि बहुत सारे सब जगह अशिक्षित ही थे, ड्राइवर का काम हो, माली कुली, जो कुछ भी। कहा गया कि नहीं, एडुकेटेड को तुम प्रेफरेंस दो, ताकि एजुकेशन के महत्व को लोग समझें। तो इसलिए कहा क्रांतिकारी था, क्योंकि फूले के दर्द को भी ये शेयर किया ऑफिशियली। तो उतना बड़ा काम नहीं कर सकता था कि अलग अलग जाति और इसके हिसाब से, लेकिन ये यही बताता है कि निजी स्कूल में, अब इससे फूले दंपति ने कई स्कूलें खोले, बहुत बड़ा कल्याण हो गया बम्बई प्रेसिडेंसी में। वो कल्याण नहीं होता, और बम्बई प्रेसिडेंसी को एक और अच्छा आदमी मिल गया, एलिफिस्टन। उसने बहुत काम किया, वो तो पब्लिक फंड से स्कूल खोल दिया। एलिफिस्टन कॉलेज आप देखते हैं पूना में भी है, बम्बई में, जहाँ स्वयं अम्बेडकर, इसी शिक्षा नीति की पैदाइश अम्बेडकर को आप मान सकते हैं। तो और वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो गया, महिलाओं को पहली बार शिक्षा देने लगे। तो ये टर्निंग पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक कर्जन और रॉली कमीशन बोलते हैं, फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन, 1902 में। कर्जन लगभग 16 देश तक, देश के सारे विद्वान विदेश के बहुत इकट्ठा किए, शिमला में कॉन्फ्रेंस हुआ, तमाम चीज़ें हुई, हायर एजुकेशन पे बात की गई, प्राइमरी पे भी बात हुई, लेकिन कुछ भी इसका निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष यही निकला कि यूनिवर्सिटी के लिए पहला विश्वविद्यालय आयोग बना, राउली कमीशन, जो कलकत्ता ही हेडक्वार्टर था, तो बना, और इसके लिए उसने काम शुरू किया। और इसी का परिणाम है कि बांग्लादेश में जो ढाका है राजधानी, वहाँ बहुत अच्छा एक यूनिवर्सिटी बना और सारे पीछे के एजुकेशन की चीज़ों को पढ़ा गया। और उसके बाद एक कुल मिला के कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय की शिक्षा को एक नई दिशा मिली, जिससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। अब हम आ जाते हैं शिक्षा नीति 1913। 1913 में क्या होता है कि
इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है, यानी हंटर कमीशन के बाद जो है वो विश्वविद्यालय आयोग है, उससे बहुत हम लोगों को फ़ायदा नहीं है, हम स्कूल वाले को। इसमें क्या होता है कि गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1905 में, और वो कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को तुम फ्री करो। शिक्षा तो हो ही रही थी, फ्री और कंपलसरी करो, और 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर चूंकि उन पर प्रभाव था, बड़ौदा के जो महाराज थे, शुरू से शिक्षा में इनका योगदान है। सयाजी राव गायकवाड़ ने अपने यहाँ प्राथमिक एजुकेशन को फ्री कर दिया था। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे गोखले ने, 16 मार्च 1911 को इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस बात को उठाया। उसके बाद डिबेट चालू हुआ, और इसी के प्रभाव से 1913 में एक पॉलिसी की घोषणा हुई। कोई कमीशन नहीं बना, और ये पॉलिसी 3R पे काम करने की बात शिक्षा में कर दी। वही रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक की बात हो गई। उसके बाद कहा गया कि रूरल और अर्बन जो करिकुलम है, जो इसकी बूझ सब जगह आई है, हंटर कमीशन भी के में भी करिकुलम में चेंजेस थे, चूँकि उस ढंग से कोई सेंट्रलाइज करिकुलम बनता नहीं था। आवश्यकता के हिसाब से करिकुलम था। शहर, जो छोटे छोटे शहर बनते थे, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाई होती थी, वो सब्जेक्ट कोई लेता ही नहीं था बेसिकली। तो करिकुलम एक करो, और टीचर ट्रेनिंग की शुरुआत करो, और टीचरों को एक नियमित सैलरी दो, जिसकी शुरुआत बहुत हद तक हंटर कमीशन से हो गई थी। और स्टूडेंट टीचर रेशियो 30 से 40 के बीच रखो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर नीति में हम देखते हैं 13 से 14% स्टूडेंट की बात आती है। यानी ये रेशियो कितना साइंटिफिक है, ये पश्चिम का ही प्रभाव है, नहीं तो उससे पहले हमारे यहाँ मध्यकाल या उस काल में कोई समस्या ही नहीं है, एक साथ भीड़ पड़ती थी। तो इसको इम्पोर्टेंट देखने की ज़रूरत है। उसके बाद सैंडलर्स आयोग आया 1917-18 में, फिर फिलिप जोसेफ हर्टोग आया 1927 में। ये दोनों आयोग को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो हमारे यहाँ की अपेक्स बोर्ड है, और अपेक्स बोर्ड में इन दोनों का बड़ा योगदान है, बल्कि बता ही देता हूँ, उसका मटेरियल दे दूँगा। सैंडलर आयोग 1917-18 में आए, और बड़ी अजीब समय पे सैंडलर आयोग आया। इस समय देश में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी हो रहे थे, उनके 10 ईयर वाले रिफॉर्म चल रहे थे। यानी मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आ गया। मॉन्टेगो भारत मंत्री का नाम होता था, जो 1857 के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत चैप्टर देखने के लिए अलग से कैबिनेट मंत्री बना, और यहाँ के गवर्नर जनरल का नाम था चेम्सफोर्ड। तो वो रिपोर्ट आया, और साथ साथ शिक्षा पे भी बात चल रही थी। इसी रिपोर्ट में पहली बार कैब की स्थापना की बात की गई है। CAB, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अपेक्स बोर्ड है। ये चीज़ ब्रिटेन से ही लिया गया है। आपको पढ़ाया था कभी प्लेडर रिपोर्ट में, वहाँ बोलते हैं सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन, और हमारे यहाँ बोर्ड है। तो उसका रिकमेंडेशन किया कि भाई शिक्षा को सिस्टमेटिक करो, एक अपेक्स बोर्ड हो, और मिल बैठ के इसके लिए चिंतन करें। इसने अनुशंसा किया, और बहुत सारी अनुशंसा किया। अनुशंसा पे बोर्ड खुल गया, लेकिन शिक्षा ही चली गई स्टेट लिस्ट में। शिक्षा राज्य सूची का विषय बन गई, क्योंकि 1919 में डायरची आया, और जैसे ही द्वैत शासन आया तो स्टेट के पास चली गई। अब फंड के बिना ये बोर्ड बंद हो गया। फिर जब जोसेफ हर्टोग, सैंडलर जो थे बड़े विद्वान थे, और ये एट प्रेजेंट इन दैट टाइम ही वॉज ए वाइस चांसलर ऑफ लीड्स यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, और ये ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस सैंडलर्स आयोग। हर्टोग भी, सर फिलिप हर्टोग भी मेंबर थे। बाद में ये भी वाइस चांसलर बने, लेकिन जब इनको बुलाया गया तो एक सब कमिटी के रूप में बुलाया गया, चूंकि इनके पास एक्सपीरियंस था। ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ सैंडलर कमीशन, और बिफोर दैट
कि जब इंडिया से कॉल गया तो ही इज एक्ट एज ए ऑल्सो वाइस चांसलर ऑफ लीड्स यूनिवर्सिटी। तो इनको कैसे बुलाया गया, ये बड़ा रोचक कहानी है, इतिहास वाले भी आज बहुत खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे। हुआ क्या कि साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का जब गठन हुआ कि भारत के चीज़ों को देखते हुए फिर 35 एक्ट की तैयारी चल रही थी, संवैधानिक क्या क्या चेंजेस किया जा सकता है, तो उसने ही एक सब कमेटी हार्टोक को बनाया कि शिक्षा का भी आकलन लगे हाथ कर लिया जाए। इसने आया, देखा, अरे हम लोगों ने बनाया था कैब, कहाँ चला गया, तो पैसे का अभाव है वो तो बंद हो गया 23 में ही, 20 में लागू हुआ, 23 में बंद। फिर इन्होंने बड़ी कड़ी अनुशंसा की और 1935 के एक्ट में कैब बन गया और शिक्षा फिर यूनियन लिस्ट में आ गई, संघ सूची में आ गई 1935 में, और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश कर गया जो आज तक है, टिल डेट यही सब कुछ करती है। तो ये इसीलिए मैं इसको यहाँ हटा दिया था, अब आप समझ गए। उसके बाद वर्धा आयोग, जिसको नई तालीम बेसिक शिक्षा कहते हैं, 1937, ये भी कहानी है कि हंटर आयोग के ही तहत एक नवभारत स्कूल मारवाड़ियों द्वारा वर्धा में चलाया जा रहा था और उसका सिल्वर जुबली बन रहा था 25 ईयर्स। तो आर कुमारम तमिल थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, वो वहाँ के प्रिंसिपल थे, और श्रीमन नारायण सेक्रेटरी थे, और स्कूल का खर्चा वर्चा पूरा बजाज फैमिली देखता था। राहुल बजाज जो अभी गए, उनके पिता जमनालाल बजाज, जो गांधी को अपना पिता मानते थे, गांधी भी उनको 5वां पुत्र कहते थे। तो हुआ कि इसमें गांधी जी को बुलाया जाए सिल्वर जुबली में, तो सारे जो 1922 में एक एजुकेशन में और चेंज आया था कि गांधी के असहयोग आंदोलन के समय सारे लोग ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को छोड़कर और देसी एजुकेशन सिस्टम पैरेलल खड़ा हुआ और विद्यापीठ बना, जिसमें जामिया बना, बहुत वन ऑफ द नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जामिया विश्वविद्यालय गांधी ने बनाया, पहले अलीगढ़ में ही इसको बनाया गया था, 1-2 साल में इसका वर्तमान कैंपस में लाया गया। हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, महात्मा गांधी, सारे लोगों में ये सारे लोग पहुँचे, और जामिया के से ही पहुँचे जाकिर हुसैन साहब, और उनकी अध्यक्षता में तय हुआ कि ऐसी शिक्षा बनाई जाए जो शरीर और श्रम से कोरिलेट करे, बगैर श्रम की कोई शिक्षा नहीं, जो गांधी का एक लंबा प्रयोग है, उस पर मैं चर्चा अभी करना उचित नहीं है। और शिक्षा फ्री हो, किसी के दबाव में न रहे, न किसी से फंडेड रहे, स्कूल खुद स्वावलंबी हो और शिक्षा का खर्चा निकाले, और ऐसी शिक्षा दी जाए जिसका लाइफ से रिलेवेंट हो। तो एक अच्छे वोकेशनल एजुकेशन की कल्पना की गई, जो नई शिक्षा नीति में भी आप उस वोकेशनल को देखते हैं, जो हंटर आयोग से शुरू होता है, और वो आज पूरी शिक्षा इसी मोड पे चल रही है, वोकेशनल पे बहुत जोर दिया जा रहा है, हालांकि हर शिक्षा नीति में दिया गया है। फिर कांग्रेस ने 22 से 23 अक्टूबर को ये सम्मेलन हुआ, कांग्रेस हरिपुर में कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ मार्च में, एनुअल कॉन्फ्रेंस 38 में, और इसको अडॉप्ट कर लिया गया। सरकार कांग्रेस की आ गई, यही शिक्षा चालू हुई, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मुद्दे पे विड्रॉ कर लिया, छोड़ दिया, कांग्रेस बाहर हो गई सरकार से, और शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये जो एजुकेशन था गांधी का, इसको एक ही शब्द में समझिए, क्राफ्ट सेंट्रिक एजुकेशन, और इसका करिकुलम काफ़ी लचीला था, जो नई शिक्षा नीति 2020 पे भी इसका प्रभाव इस रूप में आप देख सकते हैं। अब सार्जेंट प्लान, लास्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो एजुकेशन प्लान लास्ट था, बहुत अच्छा प्लान ये भी है, इससे भी हमने आज तक बहुत कुछ लिया है। सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में 22 मेंबर्स कमेटी थी, 94 में बात आई। अब इसने क्या कही उसको आज से हम को रिलेट करते हैं। 3 to 6 के लिए शिक्षा इसने फ्री की, नर्सरी शिक्षा, जो आज की भी शिक्षा नीति में मेन स्ट्रीम में आ गया। उद्देश्य था कि क्या इन बच्चों को सिखाओगे, तो जनरल बिहेवियर एटीट्यूड, सोसाइटी में कैसे वो बिहेव करेंगे, और उनका अनुभव जो कुछ भी हासिल करेंगे, उद्देश्यपूर्ण अनुभव उनको हासिल कराया जाए। ऑलमोस्ट आज भी यही सरकार चाहती है। उसके बाद इसने जूनियर बेसिक का कॉन्सेप्ट दिया, आज भी दिखाई देता है, 6 से 11 वर्ष के लिए, रेशियो का 130, आज भी ये बात है। सीनियर बेसिक
11 से 14, आज भी है रेशियो 125। देखिए अब यहाँ से सब जगह आपको लगता है कि भारत में शिक्षा नीति में रीपैकिंग बहुत हुआ है। अब चलिए, यहाँ पे भी मातृभाषा पे जोर था और इस शिक्षा नीति में भी कहा था समेटिव इवोल्यूशन की जगह फॉर्मेटिव इवोल्यूशन को जगह दीजिए। और 2 प्रकार के स्कूल की बात की, एक एकेडमिक स्कूल, एक टेक्निकल स्कूल, और इसका बहुत योगदान है भारत के विकास में। जैसे ही आज़ादी मिली तो हमारे पास इस ग्रेड के टेक्नीशियन की कमी नहीं थी। यही टेक्निकल स्टडीज पॉलिटेक्निक कहलाई, बहुप्रौद्योगिकी संस्थान, और फिर नेहरू ने आके नीचे ITI जोड़ दिया, ऊपर IIT जोड़ दिया। तो 3 टियर सिस्टम टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा बना। हमारे पास ओवरसीयर खूब मिल रहे थे, तो ये बड़ा अच्छी बात इसने कर दी, 2 शिक्षा को अलग करके। आज भी ये चीज़ है कि 12th के बाद एक रास्ता, 10th के बाद उधर भी जाती है और मेन स्ट्रीम में भी जाती है। और इसने वयस्क शिक्षा पे जोर दिया और उसकी उम्र रखी 10 से 40 वर्ष। शिक्षक के लिए ग्रेडिंग किया सैलरी में, जैसे आज आपके पास पे बैंड है, इससे पहले ग्रेड था, तो सैलरी का ग्रेड कर दिया। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बनाया 1944 में और सिस्टमेटिक डिप्लोमा पढ़ाई शुरुआत कर दी। अब हम विदा लेते हैं किससे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी और डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन शिक्षा की क्या दशा रही। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको ठीक से अगर आप सुन के लिख लेंगे तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है यूपीएससी को। इस कॉन्फिडेंस, इस जज्बे के साथ जाइए और दीजिए, और वीडियो देखते रहिए लगातार। आपको 24 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलने जा रही हैं। बहुत, हालांकि व्यस्तताएं मेरी बहुत है, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी ब्याह, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ। वहाँ से आपके से मिल के आने के बाद ही रिसर्च चालू है और काम कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो ज़रूर देखिए और बार बार देखिए, परेशान मत होइए। जय हिंद।